Hey guys, this is Aman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of PrepNuts. Today the date is 12th of May 2020 and we shall be seeing all the important articles that no reader should skip if he or she is reading this newspaper. Today we shall be seeing near about 6 articles from the Hindu, and unfortunately today we have no articles from the Indian Express or the PIB. So in total we will be seeing only 6 articles, all from the Hindu newspaper. Looking at the front page first, there is one news which says that SC setups panel to look into the J&K Internet curbs. इस न्यूज को समझने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं. That is the doctrine of proportionality. Basically an instrument which is used by the judiciary to curb the unrestricted powers of the executive. So doctrine of proportionality says that there should always be a rational nexus between objects and means. इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव कुछ भी डिसीजन लेता है तो जुडिशरी उसको कैसे एनालाइज करेगा. दैट इज डिफाइंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो हम सपोज करते हैं कि एग्जीक्यूटिव ने एक डिसीजन लिया कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में इंटरनेट एक्सेस बंद कर देगा, और उसने ये रीजन दिया कि उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादातर लोग इंटरनेट का यूज करते हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए. तो ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ये फॉर एग्जांपल जुडिशरी के पास गया. तो जुडिशरी इस डिसीजन को कैसे कैलकुलेट करेगा, इस पे कैसे डिसीजन देगा, वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमें बताती है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये बोलती है कि कोई भी डिसीजन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए. दैट इज द ऑब्जेक्ट्स. तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन का ऑब्जेक्टिव ये है कि उस गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए. एंड सेकेंड पॉइंट दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सेज इट्स अबाउट मींस. दैट इज कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव ने क्या मींस को अडॉप्ट किया. इस एग्जांपल में गवर्नमेंट ने उस एरिया का इंटरनेट एक्सेस बंद कर दिया. सो द जुडिशरी विल नाउ ट्राई टू बैलेंस द ऑब्जेक्ट्स एंड मींस एंड विल अटेम्प्ट टू फाइंड द रैशनल नेक्सस बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो ऑब्जेक्टिव ये है कि क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए और मींस ये है कि इंटरनेट बंद कर दो. तो ऑब्वियस है कि ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही ज्यादा इरैशनल है और जो मींस है वो बहुत ही ज्यादा हार्श है. तो ये ऑब्वियस है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के इस डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड बोल देगी. अब हम ये न्यूज समझने की कोशिश करते हैं जो आज हमारे फ्रंट पेज पे है. जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट ईयर दैट इज 2019 के अगस्त में आर्टिकल 370 के अंडर स्पेशल प्रोविजंस को सस्पेंड कर दिया गया था. एंड सब्सिक्वेंट टू दिस डिसीजन गवर्नमेंट कर्ब द इंटरनेट एक्सेस ऑफ द एंटायर रीजन. तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन को जुडिशरी में चैलेंज किया गया. And in January 2020, in the Anuradha Bhasin case, the Supreme Court of India recognized right to access internet as the fundamental right under Article 19 of the Indian Constitution. और गवर्नमेंट को ये डायरेक्शंस दिए कि आपने जो भी कर्ब्स लगाए आप उनको फेज्ड मैनर में विड्रॉ करो so that people of that particular area can have access to the internet right and enjoy their fundamental right. तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया क्यों था वो जानना जरूरी है. As you all know that the J&K region from the security perspective is quite sensitive area और वहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं with respect to the infiltration, extremism and foreign influence, that is the Pakistan's influence on that region. So ये तीन मेजर रीजंस हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं और इन रीजंस के चलते गवर्नमेंट ने वो स्टेप्स लिए थे टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू इंटरनेट. सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने रैशनल नेक्सस फाइंड आउट करने के लिए एक कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट किया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन होम सेक्रेटरी एंड हैज आस्क्ड दैट कमेटी टू डिटरमाइन द नेसेसिटी ऑफ कंटिन्यूइंग द रिस्ट्रिक्शंस. तो यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स और मींस काफी ज्यादा बैलेंस हो रहे हैं और इसीलिए जुडिशरी थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस कर रही है टू कम ऑन टू अ कंक्लूजन, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव in this case, which is the national security and to prevent the acts of terrorism in Indian territory, are of highest order for any nation. और जो means adopt किया है that is by curbing the internet access, वो भी to an extent rational है because अभी हमने recently देखा था कि पाकिस्तान ने in secrecy नया एक front launch किया है that is the TRF, the resistance front के अम्ब्रेला में अब लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेट करेंगे. and this was done so as to avoid the international criticism and the FATF scrutiny. तो इस आर्टिकल के पीछे जो core part है that is about the doctrine of
of proportionality and about the अनुराधा भाषण केस। और इन दोनों चीजों का आपको आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए बिकॉज ये बहुत जगह यूज होने वाला है। अनुराधा भाषण केस ने एक्सेस टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था और अडियर किया था इंटरनेशनल नॉर्म से, इंटरनेशनल डिक्टेट से, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस ने 2016 में ये हर कंट्री को कहा था कि आप एक्सेस टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करो एंड अकॉर्डिंगली इन द अनुराधा भाषण जजमेंट द इंडिया हैज सक्सेसफुली डन दैट। एंड देयर इज वन मोर स्मॉल फैक्ट रिलेटेड टू दिस एंड दैट इज केरला in 2017 itself declared internet as a basic right. So this was all in this news that you should know, and now we shall move on the next article, that is the editorial page. So the lead on the opinion today is equal freedom and forced labor. It talks about the recent labor exemptions given by certain states so as to incentivize the economic activity in that particular state. तो इस आर्टिकल ने बहुत ब्यूटीफुली एनालाइज किया है कंप्लीट सिचुएशन को फ्रॉम द पॉलिटी पर्सपेक्टिव, बिकॉज इस आर्टिकल ने लेबर राइट्स को ट्रेस किया है राइट फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स एंड हैज आल्सो मेंशन्ड अबाउट द जजमेंट व्हिच वी सॉ यस्टरडे, दैट इज द PUDR यूनियन ऑफ इंडिया, wherein the Supreme Court said there are circumstances which give way to the economic compulsions under which a worker is forced to work would be considered a forced labor. तो इस आर्टिकल को हम ब्रीफली देख लेते हैं। It starts with B.R. Ambedkar as he says कि फंडामेंटल राइट्स का एक फंक्शन ये भी है कि वो रेस्ट्रिक्ट करे मोर पावरफुल लोगों की अथॉरिटी को, जिसके थ्रू वो आर्बिट्री डिसीजंस इंपोज करते लेस पावरफुल सेक्शंस पे। सो फंडामेंटल राइट शुड एंश्योर दैट देयर इज नो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्राइवेट एम्प्लॉयर। सो दिस इज हाउ द आर्टिकल कोट्स B.R. Ambedkar आउट हियर एंड इट ट्रेसेस द लेबर राइट्स बैक टू द 1931 कराची डिक्लेरेशन एंड बिल ऑफ राइट्स, जहां पे लेबर राइट्स को सिविल राइट्स के इक्विवेलेंट रखा गया था। Then the article talks about the preamble, जहां पे पॉलिटिकल फ्रीडम में रियल इकोनॉमिक फ्रीडम को भी इंक्लूड किया गया है और रियल इकोनॉमिक फ्रीडम में लेबर राइट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। Then comes the constitution of our country, where the forced labor has been explicitly abolished under article 23. So ये sufficient points हैं लेबर राइट्स को ट्रेस करने के लिए and you can use them as it is in your answers or in your interview. Next is PUDR judgment, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, जहां पे फोर्स लेबर का इंटरप्रिटेशन को वाइडन किया गया, एक्सटेंड किया गया beyond the literal terms. In the last part of the article, it has been discussed that there is need to reformulate the labor laws in light of the changing employer and employees relationship with respect to the ever evolving dynamics of economics, because there is now significant intervention of technology in each and every areas of the economics as well, जिसके कारण employer और employee का relationship बहुत rapidly evolve कर रहा है, which the current labor laws fail to capture. जैसे कि यहाँ पे एक example quote किया है about the Uber drivers, जिनको accurately classify करना within the ambit of these labor laws has been challenging for courts across the world. So it is high time कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करे और इंडिविजुअल कंट्रीज या इंडिविजुअल नेशंस भी लेबर लॉस को मॉडर्नाइज करें और रैशनलाइज करें अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशंस. सो दिस आर्टिकल इज अ मस्ट रीड एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू सम गुड पॉइंट्स फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, The need for a second chamber. It has been written by the vice president of our country और इसमें relevance of the राज्यसभा की बात हुई है. ये आर्टिकल दो पार्ट्स में है, एक पार्ट आज पब्लिश हुआ है, एक पार्ट कल पब्लिश होगा. तो जो आज वाला पार्ट है, it has basically talked about the arguments which were given in favor and against the राज्यसभा or the upper house of the Indian Parliament. तो वो आर्ग्यूमेंट्स हम ब्रीफली यहाँ पे देख लेते हैं. सेंट्रल लेजिस्लेचर में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द एक्ट ऑफ द 1919, दैट इज द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919, व्हिच इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म एंड एस्टैब्लिश्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज द अपर हाउस और द राज्यसभा एज वी कॉल इट टुडे. बट तब काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, लाइक women were neither allowed to vote nor seek membership. Then the government of India Act 1935 came, जिसने काफी ज्यादा रिलैक्स किया उन रेस्ट्रिक्शंस को, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंप्लीमेंट नहीं हो पाया. सो ये जो बाइकैमरलिज्म है, विच इज अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल सेटअप, जो ये फैसिलिटेट करता है कि दो चेंबर्स मिलके एक डिसीजन पे आए और उस डिसीजन को नेशन पे इंप्लीमेंट किया जाए. सो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द कंसेंट ऑफ टू डिफरेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड चेंबर्स विद इन द पार्लियामेंट. सो दिस आइडिया ऑफ बाइकैमरलिज्म
ये 1787 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और अगर अभी हम बाइकैमरलिज्म को वर्ल्ड वाइड देखें तो 40% पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ने बाइकैमरलिज्म को इस वक्त अडॉप्ट किया हुआ है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में काफी हीटेड डिबेट्स चली थी फॉर इंक्लूडिंग द राज्यसभा इनटू द फेडरल पॉलिटिकल सेटअप ऑफ इंडिया। तो जो आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट में थी, दे बेसिकली हैड टू से दैट इट वुड एक्ट एज अ क्लॉग इन द व्हील। वो डिसीजन मेकिंग को स्लो डाउन करेगा और देश को फास्ट डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। तो एक ही हाउस होना चाहिए जिसमें कोई भी बिल आए और वो तुरंत पास हो और इम्प्लीमेंट हो, सेकेंड हाउस उसे डिले ना कर पाए। The second argument in against was कि राज्यसभा का क्रिएशन इम्पीरियलिज्म क्रिएट करेगा। तो बेसिकली जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे अगेंस्ट में, they emphasized upon the quick decision making। बट जो राज्यसभा के प्रोपोनेंट्स थे who wanted second chamber in the parliament of India, they said कि जो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, मतलब वहां पे जो एमपीज आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। और क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्शन से आए हैं एंड दे रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सो दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ द पीपल ऑन देम। ये हाई चांसेस हैं कि जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो हीट ऑफ द मूवमेंट में हो, शॉर्ट साइडेड अप्रोच के साथ हो और इलेक्टोरल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए लिए गए हों। तो ऐसे डिसीजंस को चेक करने के लिए एक सेकंड थॉट की जरूरत है जो कि अपर हाउस प्रोवाइड करेगा। So this article gives you few points in favor and few points in against, and the rest part of the article will be published tomorrow, so we'll see it tomorrow as well. Moving on to the next article now, Arogya Setu data protocol norms issued. So finally the government has come out with the data protocol of the Arogya Setu. Arogya Setu app जो कि contact tracing app है इंडिया का, उसका काफी ज्यादा criticism हो रहा था on the grounds of data security, privacy एंड सनसेट क्लॉज। तो फाइनली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो भी डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी वो मैक्सिमम 180 डेज तक गवर्नमेंट के पास रहेगी, आफ्टर दैट इट विल बी डिलीटेड। एंड गवर्नमेंट हैज आल्सो प्रोवाइडेड द डिटेल्स of each and every kind of data collected, how such data will be used, who will use that data, and for how long that data would be maintained by the government. तो हर टाइप के डेटा की अलग अलग एक्सपायरी है और एक सनसेट क्लॉज है। सो 180 days is the maximum time that the government will keep data of any of its users. So you should update your previous Arogya Setu notes with this news. Moving on to the next news now, Mandis linked to e-platform sees 65% rise in count post lockdown. तो जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है दैट इज द ई नैम, उसको लॉकडाउन के ड्यूरेशन में काफी ज्यादा बूस्ट मिला है बिकॉज उस पे सेल्स और रजिस्ट्रेशंस एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं। सो ई नैम बेसिकली इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जिसका नेटवर्क नियर अबाउट 7000 मंडीज में है ऑल ओवर द इंडिया। सो इट इज ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल द मंडीज ऑफ इंडिया थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और ई नैम पे रियल टाइम बेसिस पे ट्रेडिंग होगी सो दैट फार्मर गेट्स बेस्ट प्राइस फॉर हिज और हर प्रोड्यूस। सो ई नैम को 2016 में लॉन्च किया गया था, बट उसका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज्यादा स्लो था और टार्डी था बिकॉज स्टेट्स ने अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज दैट इज द एपीएमसी एक्ट्स को अमेंड नहीं करा था जो जरूरी था ई नैम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो स्टेट्स बहुत स्लोली एक्ट कर रहे थे, साथ ही में काफी ज्यादा फार्मर्स अक्रॉस द इंडिया कोऑपरेटिव्स के साथ एसोसिएटेड नहीं थे। तो वो जो अपनी कम्युनिटीज लिस्ट करते थे ई नैम पे वो बहुत ही छोटी स्केल पे होती थी जिसके कारण उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। सो फार्मर्स का कोऑपरेटिव के साथ लिंक होना जरूरी है बिकॉज जो क्वांटिटी लिस्ट हो ई नैम पे वो ट्रेडेबल हो। और सिर्फ लॉकडाउन ही रीजन नहीं है नैम के सक्सेस में, गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ स्टेप्स भी लिए हैं जैसे कि उन्होंने अलाउ कर दिया है एफपीओस को, एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, कि वो अपने कलेक्शन सेंटर से डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें मंडी जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली गवर्नमेंट ने वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल निकाला है जिससे वेयर हाउस की रिसीट्स को यूज करते हुए ट्रेडिंग काफी ईजी हो गई। और सिमिलरली लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल निकाला है जिसके थ्रू यूजर्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई थ्रू दी एग्रीगेटर्स। ये कुछ स्टेप्स हैं अलॉन्ग with the lockdown जिन्होंने e-NAM को पुश करा है। The second news is bond yields rise as government expands borrowing plan। अब इस न्यूज को समझने से पहले अगेन हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा बॉन्ड्स और यील्ड्स के रिलेशंस का, बिकॉज ये जो रिलेशन है ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। तो इसको हम ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। द बॉन्ड इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू बोरो। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है उसको जी सैक बोलते हैं, दैट इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
तो हम सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड रिलीज करा जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, दिस इज द फेस वैल्यू, एंड सपोज इस बॉन्ड पे कूपन रेट 10 डिसाइड करा, सो दिस इज द कूपन रेट. Now since the government securities are usually for the longer period, so every year investor will get 10 rupees till 10 years, आफ्टर विच द फेस वैल्यू विल बी रिटर्न टू हिम. तो हर साल जो उसको 10 रुपए मिले, दिस इज द यील्ड. और इसको अगर हम परसेंटेज में निकाल तो इट विल बी 10%. तो अगर बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 है और कूपन रेट 10 है, तो जो उसको यील्ड मिली वो 10 मिली. अब हम इसको दो सिचुएशंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सपोज करते हैं कि अगेन एक बॉन्ड इशू हुआ विद द फेस वैल्यू ऑफ 100 एंड कूपन रेट ऑफ 10 फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. बट इस बॉन्ड को खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं. हमारे पुराने एग्जाम्पल में एक बॉन्ड था, एक बायर था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो इस बॉन्ड की वैल्यू ऑब्वियस है कि बढ़ जाएगी, बट कूपन रेट 10 ही है और वो 10 ही रहेगा ऑन दी 100. सो इस बॉन्ड की वैल्यू बिकॉज ऑफ द हायर डिमांड बढ़कर 110 हो जाएगी, क्योंकि खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं और बॉन्ड एक ही है. ये हम सपोज करते हैं कि 110 हो जाएगी बढ़कर, हो सकता है इससे ज्यादा भी बढ़ जाए. और क्योंकि इसका कूपन रेट फिक्स होता है ऑन द फेस वैल्यू, तो जो 10 है वो 100 पे होगा, तो इसको हर साल 10 मिलेगा. और अगर अभी आप इसकी यील्ड देखोगे तो ये 10% नहीं है, ये 10% से कम आएगी. सो द यील्ड हैज रिड्यूस्ड. अगर हम पुराने अपने एग्जाम्पल पे चलें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर कूपन रेट फेस वैल्यू पे लगता है, बट यहाँ पे जो बॉन्ड की वैल्यू है वो 110 हो गई, बट फेस वैल्यू अभी भी 100 ही है. तो जो कूपन रेट है वो फेस वैल्यू पे ही अप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग इसको 10 मिलेगा. तो अगर एट द एंड देखा जाए इन्वेस्टमेंट का और रिटर्न का रेशियो, तो वो 10% से कम आएगा. सिमिलरली हम अज्यूम करें कि एक बॉन्ड और है 100 रुपए का और उसको खरीदने वाला कोई भी नहीं है, तो डेफिनेटली इस बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी. हम सपोज करते हैं कि 90 हो गई और इसका भी कूपन रेट 10 है, तो ईयरली यील्ड जो इस बॉन्ड पे मिलेगी अकॉर्डिंग टू द कूपन रेट वो 10 होगी. सो एट द एंड जो यील्ड आएगी वो 10 से बड़ी आएगी. यहां से एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि व्हेन द डिमांड ऑफ द बॉन्ड गोज अप, सो द यील्ड गोज डाउन. बिकॉज बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, तो जो पर ईयर रिटर्न है अकॉर्डिंग टू द कूपन रेट वो कम हो जाता है. एंड द रिवर्स हैपेंस व्हेन द डिमांड गोज डाउन, देन यील्ड गोज अप. तो ये रिलेशन यहाँ पे एकदम क्लियर है. नाउ लेट अस सपोज वन मोर सिचुएशन आउट हियर. Suppose again that there is a bond with face value of 100 and government wants to control the money supply using this bond. तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सिंपल सा इक्वेशन है कि अगर इस बॉन्ड की सेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जो लोगों ने इन्वेस्ट करा है पैसा, वो पैसा उनके हाथ से चला गया, वो इन्वेस्ट हो गया 10 सालों के लिए, तो उनके पास पैसा कम बचा है खर्च करने के लिए. और उनके पास अगर पैसा कम बचा है खर्च करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को कम कर दिया सक्सेसफुली. और सिमिलरली अगर गवर्नमेंट को मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि लोग इस बॉन्ड को बेचें, इसको खरीदे ना. तो अगर इस बॉन्ड को कोई नहीं खरीदेगा या ये बॉन्ड सरप्लस में मार्केट में आ जाएगा, तो इस बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी और लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे. और अगर लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, और अगर लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो ऑब्वियस है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी. बाकी मैं आर्टिकल के साथ कोशिश करूंगा आपको और समझाने की. सो द आर्टिकल सेज आउट हियर इज कि यील्ड जो है वो बढ़ गई बाय 27 बेसिस पॉइंट्स, और एंड दिस इज द शार्पेस्ट सर्ज इन द यील्ड सिंस फरवरी 2017. अब आप कॉन्सेप्ट्स पे वापस जाइए कि यील्ड बढ़ गई है. तो अगर बॉन्ड की यील्ड बढ़ी है, इसका मतलब बॉन्ड को खरीदने वाले कम हैं, लोगों ने बॉन्ड को बेचना चालू कर दिया है. इसका मतलब लोगों के पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और भी ज्यादा खुल गए हैं. तो जब लोगों के पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं होते हैं, या जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन होता है, बाकी जगहों पे इंटरेस्ट रेट्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो लोग इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करते हैं. लेकिन अगर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होंगे तो लोग बेटर इंटरेस्ट रेट्स चूज करेंगे. सो द थिंग आउट हियर इन द न्यूज इज यील्ड बढ़ी है मतलब बॉन्ड की वैल्यू कम हुई है, मतलब बॉन्ड सरप्लस है मार्केट में, खरीदने वाले कम हैं. तो अगर खरीदने वाले कम हैं मतलब लोगों के हाथ में पैसा है.
अगर पैसा है तो गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली मनी सप्लाई को बढ़ा दिया है, जो अभी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है। सो गवर्नमेंट ने मार्केट बोरिंग करी थी अभी रिसेंटली 4 लाख करोड़ की, और उसने अपनी मार्केट बोरिंग का एस्टिमेशन इंक्रीज कर दिया था फ्रॉम दी 7.8 लाख करोड़ टू दी 12 लाख करोड़ आफ्टर बोरोइंग दी 4 लाख करोड़ फ्रॉम दी मार्केट। सो न्यूज ये है जिसके कारण यील्ड रेट पे फर्क आया है। बट यहाँ पे बॉन्ड और यील्ड का रिलेशन समझना बहुत जरूरी है, मनी सप्लाई और यील्ड का रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड्स को कैसे यूज करता है मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज करने में, वो समझना बहुत जरूरी है। तो आरबीआई का रोल हम और यहाँ पे समझ लेते हैं कि आरबीआई थ्रू इट्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसको ओएमओ भी बोलते हैं, इट सेल्स एंड बाइज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आरबीआई ये चाहेगा कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाए, सो आरबीआई विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और द बॉन्ड्स इन द मार्केट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, जिससे बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, और जैसे ही बॉन्ड की वैल्यू कम होगी तो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एंड देन द मनी सप्लाई विल इंक्रीज। तो अगर आरबीआई हाई स्केल पे बॉन्ड्स को खरीदना स्टार्ट कर देगा तो ऑब्वियस है उस बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी तो लोग भी उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही लोग उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो लोगों के हाथ से पैसा चला जाएगा और मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। So the basic relation out here between the bond yield and money supply would be that if the value of bond goes up, then the yield goes down and the money supply will go up. But if the bond's value goes down, then the yield will go up and the money supply will go down. So ये जो equation है guys, ये बहुत important है. So this was the last article of the day guys, and with this we wrap up the daily news nuts of the day. We expect you to post your comments, queries, suggestions in the comment section below. Keep learning guys. Thank you.